तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज होने वाला है हमारा 20 डेज 20 क्वेश्चंस का डे 6, जहाँ पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं सिविक्स के। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग मेंशन्ड इन द सोर्स। स्रोत में उल्लिखित नई सांसद भवन की जो ज्यामितीय आकार क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर है, स्क्वायर है, सॉफ्ट ट्राइंगल है या फिर ऑक्टागोनल है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो आप जब एनसीईआरटी में जाते हो और देखते हो कि आपका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वो किस शेप का, जैसे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग तो अब हट चुका है, न्यू आया है, तो उसका नाम क्या है आपका सॉफ्ट ट्राइंगल। ठीक है, मतलब नाम नहीं, मतलब वो जो ज्योमेट्रिक शेप का है वो है सॉफ्ट ट्राइंगल। जैसे ये पूरा ऐसे आपका ट्राइंगल है, सॉफ्ट ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो ये तो आपका ट्रेपीजियम हो गया, मतलब ऐसे कर ऐसे। ठीक है, मेरी ड्राइंग खराब है, आप लोगों को पता है, तो मैं नहीं बनाना चाहूंगी, लेकिन उसी टाइप का होता है। चलिए, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज डिजाइन फॉर ग्रीन कंस्ट्रक्शन रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बाय व्हाट परसेंटेज। नए संसद भवन को ग्रीन कंस्ट्रक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे बिजली की खपत कितने प्रतिशत कम हो जाती है। 20%, 50%, 15% या फिर 30%। क्या होगा बाबू इसका आंसर, जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा, कितने परसेंट हमारी बिजली जो है वो कम हो जाएगी, 30%। ठीक है, 30% हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो उतनी बिजली की खपत होती थी अब 30% कम हो गई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। What is the maximum number of members of the Lok Sabha as envisioned by the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। 543, 250, 550, 552। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है मैक्सिमम नंबर्स, नॉट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल नंबर ऑफ मेंबर जब पूछेगा तब आप करंट बताओगे। मैक्सिमम नंबर आप कितना रख सकते हो, 550। 550 सीट हो सकती है, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। पहले ये 552 था, जो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी मेंबर्स रखे जाते थे, तो वहां से ये 552 था। लेकिन 2019 में वो एंग्लो इंडियन वाला हट चुका है ना। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद अब 550 हो गया है। आगे आते हैं, हु एक्ट्स एज द चेयरपर्सन एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति और पीठासन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है। स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में जो आपका हेड होता है वो आपका स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर अभी कौन है करंट में, ओम बिरला, है ना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट, जो अभी कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिन्होंने जगदीप धनखड़ को जो है रिप्लेस किया। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पहले वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे हमारे भारत के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डज द सिंबल ऑफ नंदी एट द टॉप ऑफ द सेंगोल रिप्रेजेंट। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी का प्रतीक क्या दर्शाता है। स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस या फिर इंक्लूसिविटी। अब सेंगोल क्या है, सेंगोल वो स्टिक है जो चोल राजा जो है वो यूज करते थे राजा के तौर पे। फिर वो 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज जो है वो सौंप देते हैं। आज के टाइम पे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो लोकसभा के स्पीकर के पास में रखी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो उसमें जो नंदी महाराज है सेंगोल के सबसे ऊपर, वो जस्टिस यानी न्याय को यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना। आगे चलते हैं, Which historical period does the Senghol scepter use during the transfer of power 1947? ये किस टाइम पे यूज होता था, मौर्य पीरियड, चोल पीरियड, मुगल पीरियड या फिर गुप्त पीरियड। तो अभी मैंने बताया कि चोल पीरियड के टाइम पे जो है वो यूज किया जाता था। ठीक है, जो आपका क्या है, सेंगोल है वो। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। अब ध्यान से देखो बाबू, मैंने यहाँ पे नोट को थोड़ा बोल्ड किया है ताकि आपको पता चले ये चीज कि कौन सा नहीं है। तो आपको एग्जाम में एक तो आपको ओएमआर मिलता है, तो आपको ओएमआर में जो है वो क्या होता है, उसमें ऐसा चीजें होती हैं कि आप एक बार भर दिए तो नहीं, दोबारा से आप उसको नहीं कर सकते। एक बार गलत कर दिया आपने तो मान लो आपने इसमें पढ़ लिया कि कौन सा मेंबर है, आपने बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा, आपने मार दिया डी, फिर बाकी ऑप्शन पढ़े ही नहीं, क्योंकि उस समय दिमाग सच में काम नहीं करता। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, नोट हमेशा पढ़ना है। सवाल को जितने अच्छे से पढ़ोगे उतना ही अच्छे से जवाब दे पाओगे।
ठीक है। तो सोशल साइंस में यही गलती हो जाती है सबसे कि नॉट, हाउ क्या है, वाई पूछा, हाउ पूछा है, क्या पूछा है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं आपके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, 5 से 12, 6 से 14, 3 से 18 या 7 से 15। तो यहाँ पे ध्यान ये भी रखना कि 21A आर्टिकल कैसे ऐड हुआ है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है। और ये किन बच्चों को टारगेट करता है, तो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को ये जो है वो देखता है। और ये सवाल आपका ये आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में, राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया था उस तरह से ये भी आया हुआ है। What is the official name recently given to the old parliament building constructed in the 1920s? 1920 के दशक में बने पुराने संसद भवन को हाल ही में क्या आधिकारिक नाम दिया गया है, संसद भवन, संविधान सदन या फिर सेंट्रल हॉल। तो ये वही बिल्डिंग है जो अंग्रेजों के टाइम पे 1920 के दशक में बनी थी एंड वो उसका यूज करते थे। फिर जब अंग्रेज चले गए तब हमारा संविधान, मतलब उस समय तो अंग्रेज थे ही, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा वहीं पे बनी थी और हमारा संविधान तैयार किया गया था। तो उसके अनुसार जब न्यू बन चुकी है पार्लियामेंट तो इसका नाम संविधान सदन कर दिया गया है कि इस जगह पे हमारा संविधान जो है वो बना था, ठीक है। याद रखिएगा। सॉरी, आगे चलते हैं। A money bill concerned with financial matters like taxation can be introduced only in which house? कराधान जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित धन विधेयक को केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा इसका आंसर। जैसे बिल तो बहुत सारे आते हैं ना, तो आपका एक जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में ही कर पाओगे। बाकी आपके जो एमपीज है राज्यसभा के वो मनी बिल से रिलेटेड कोई भी चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे आते तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th है द क्वेश्चन आर वेयर एमपीज होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट पॉलिसीज टिपिकली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। प्रश्नकाल जहां सांसद नीतियों के बारे में प्रश्न पूछकर कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराते हैं, आमतौर पर कब होता है, लास्ट आवर ऑफ ए सेशन, लंच ब्रेक, फर्स्ट आवर सेशन या स्पेशल मिडनाइट सेशन। तो कब होता है ये क्वेश्चन आवर, तो आप जैसे ही पार्लियामेंट स्टार्ट होता है आपका 11 बजे, पहले घंटे में आपका क्वेश्चन आवर चलता है, ठीक है, जहाँ पे एमपी से क्वेश्चन पूछते हैं एंड उनको कोई वैलिड आंसर देना पड़ता है एमपी के क्वेश्चंस का, किनको, मिनिस्टर्स को, ठीक है। आगे आते हैं 1956 विच रेलवे मिनिस्टर फेमसली रिजाइन टू टेक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ट्रेन एक्सीडेंट। 1956 में किस रेल मंत्री ने ट्रेन दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रसिद्ध रूप से इस्तीफा दे दिया था, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो 1956 में जब रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था कि भाई मैं रेलवे मंत्री हूँ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, इस्तीफा देता हूँ, ठीक है। भले ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नहीं आप मत दीजिए क्योंकि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, बट उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे तो आज के टाइम पे प्रोटेस्ट करना पड़ता है 1 महीने तक, तब मंत्री जी को तब भी नहीं लगता, वो पर्सनल रीजन की वजह से फिर रिजाइन करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की किस शाखा को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी या फिर मीडिया। क्या होगा, 3 तो आपका है, मीडिया तो अलग है गवर्नमेंट से। जब लोग बात करते हैं कस्टोडियन मतलब संरक्षक कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी हुआ तो ये आएगा सामने। जैसे पार्लियामेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ रूल बना दिया, लॉ ला दिया, तो ये आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का यूज करके उस लॉ को हटा सकता है। एंड कौन है ये है हमारी न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स, जुडिशरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स करेंटली हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बोथ विधानसभा एंड विधान परिषद। वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जैसे वहां लोअर हाउस अपर हाउस दोनों है, विधानसभा भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो कौन से है आपके 6।
एंड यू हैव टू राइट 6 के 6 इन द कॉमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको बताना है कि कौन कौन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। On which legislative list is education placed requiring collaboration between the union and the state? शिक्षा को विधायी सूची में रखा गया है जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। बताइए यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट में या रिजर्व लिस्ट में? क्या होगा? 3 लिस्ट है हमारे, यूनियन जिसमें हमारा केंद्र सरकार लॉ बनाती है, स्टेट जिसमें राज्य सरकार, कॉन्करेंट जिसमें दोनों, ठीक है। तो हमारा एजुकेशन कॉन्करेंट में आता है, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब कॉन्करेंट में आता है। यूनियन में आपका डिफेंस हो गया, लॉ हो गया और करेंसी हो गई, ठीक है। तो ये सब आपका यूनियन में। स्टेट में आपका एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे लोग आते हैं। आगे आते हैं, हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस वर रिसेंटली एडेड टू द पार्लियामेंट्स साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन सर्विसेज ब्रिंगिंग द टोटल बियॉन्ड द ओरिजिनल 12। तो हाल ही में संसद जिससे कुल संख्या मूल 12 से अधिक हो गई थी। बताइए बाबू इसका आंसर क्या होगा? आपके टोटल कितने और भाषाएं ऐड हुई हैं? 6 और भाषाएं ऐड हुई है, जो पार्लियामेंट की डिबेट्स को लोकल लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चीज की गई है, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द 3 एनुअल मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट? संसद की 3 वार्षिक बैठकों, जो बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो मैंने बोल ही दिया, अभी सेशन होता है, ठीक है। तो ये जो बैठकें होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है, हु इज कंसिडर्ड द डी फैक्टो यानी एक्चुअल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम? भारत की संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी किसे माना जाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या गवर्नमेंट? देखिए आपका प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, नाम का हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नाम का हम लोग कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट क्या होता है आपका? नॉमिनल होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपका रियल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी सारी रियल पावर्स इसके हाथ में होती है। इसके ये बस एडवाइस लेता है इन्हीं से और बस साइन कर देता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इतना काम होता है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे आते हैं, अ परमानेंट कमिटी ऑफ एमपीज दैट स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड मेक्स रिकमेंडेशन इज नोन एज। सांसदों की एक स्थायी समिति जो सरकारी गतिविधियों की जांच कराती है, सिफारिशें करती है, उसे क्या कहा जाता है? सिलेक्ट कमेटी, कैबिनेट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी? तो उस कमेटी को क्या कहते हैं बाबू? स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, ठीक है। वही हर चीज, सारी चीजें करवाती है। जैसे कोई लॉ बिल आया तो उसके ऊपर जांच भी, रिसर्च भी सब अपनी टीम बिठा के कौन कराती है? स्टैंडिंग कमेटी ही कराती है, ठीक है। आगे आते हैं अगले पे। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन एथिक्स वाज कोटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 25-26 बजट प्रेजेंटेशन? 2025-26 के बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा यानी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भारतीय नीति शास्त्र ग्रंथ का उद्धरण किया गया था? अर्थशास्त्र, तिरुकुरल, भागवत गीता या मनुस्मृति? उन्होंने किनका नाम लिया था? तिरुकुरल, ठीक है। आपका तमिल या तेलुगु आई थिंक उसका एक ट्रीटाइज है, ग्रंथ है जिसका नाम लिया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमने हमारे 20 सवाल यहाँ पे किए। एक दिन हमने मिस कर दिया डे वाला, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन आपकी वीडियोस कंटिन्यू जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि बीच में कभी भी बंद हो जाएगी। अगर स्टार्ट किया गया कोई चीज़ तो आएगी, आपकी एनसीईआरटी भी आएगी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस भी आपके तक पहुंचेगी। तो अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अभिमन्यु बैच, ठीक है। नंबर आपको दिया गया है, लाइव क्लासेस होती है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर वाइज क्विज होता है, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर कल हमारे डे 7 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।